हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। गाइज आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो आपके सिलेबस में भी है और ये टॉपिक आपको आगे चल के अपने हायर स्टडीज़ में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस टॉपिक को सुनने के बाद आप लोग के माइंड में एक पिक्चर ड्रॉन होती होगी कि प्रिंसिपल है तो कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ लॉ टाइप होगा। तो वैसा ही कुछ होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स होते हैं जो कि हर अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है अपनी अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम। ऐसा क्यों करना होता है? तो ऐसा क्यों करना होता है इसका जवाब हमें आगे चल के मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कुछ जानते हैं कि ये क्या होता है, किसने बनाया, कैसे हुआ। तो चलिए एक बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसको बोला जाए। ल्यूका पसोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। मैनी ऑफ द MCQ क्वेश्चंस raised from this point, that who is the father of accountancy, not from the point of your examination, from the point of your entrance examination which you are going to give later on years। ये भी पूछा जाता है कई बार कि ल्यूका पसोली कौन थे। ल्यूका पसोली एक ग्रीक ऑथर थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसे कहा जाता है? ल्यूका पसोली को, जो कि एक ग्रीक ऑथर थे। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का टॉपिक कहाँ से आया? जब ल्यूका पसोली की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ ल्यूका पसोली एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया अमेरिका में, जिस एसोसिएशन का नाम रखा गया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, AAA। आपने ये AAA का नाम पहले भी सुन रखा है। इफ़ यू आर माई कॉन्स्टेंट व्यूअर, इन आवर फर्स्ट वीडियो द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड इज दैट AAA मीन्स अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। AAA ने आपकी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी है दैट अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड वॉट एवर। सो AAA आपने सुन रखा है कि एक एसोसिएशन है। तो AAA जो एसोसिएशन है वो कब फॉर्म हुई थी? आफ्टर द डेथ ऑफ ल्यूका पसोली। ल्यूका पसोली की डेथ के बाद AAA जब फॉर्म हुई तो AAA ने डिसाइड किया, AAA ने मॉनिटर किया कि अकाउंट्स जो भी अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बहुत सारी अनफेयर मीन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो उन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रिमूव करने के लिए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ ऐसे रूल्स दिए जिन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पूरा नाम है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच वॉज गिवन बाय द एसोसिएशन नेम्ड अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। समझ में आई बात? तो गैप क्या है? गैप इज जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। नाउ अब ये बात आती है कि ये तो अमेरिका में फॉर्म हुआ, तो इंडिया में भी क्या सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है प्रिंसिपल, बट हर कंट्री की अलग अलग गवर्निंग बॉडी होती है। और इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, जो कि सारे एक्टिविटीज़ पे सारे अकाउंटेंट्स को मॉनिटर करती है, तो वो एसोसिएशन इंडिया की जो है उसको हम कहते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि था कि जो हमने अभी पढ़ा जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ये गैप जो है ये क्या है? ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो ये प्रिंसिपल को पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सी दो कैटेगरी? पहली कैटेगरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, और सेकंड कैटेगरी है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये क्या होते हैं? चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन पे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्या है। वाई डू वी नीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? सो बेसिकली द बेसिक नीड ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल is to maintain uniformity in the accounts prepared by various accountants। जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक ज़रूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ये है कि हम अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखें। अकाउंट्स को एक ऐसे स्टैंडर्ड दे सकें जहाँ पे अकाउंट्स को कंपेयर किया जा सके, अकाउंट्स में कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो रही हो। सो द बेसिक नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंट्स। ओके, एक और ज़रूरत है कि हम इसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचा सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और
एजम्पशन। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक तरह से कह सकते हैं ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इन द सेंस ये भी कोई भाषा होती है, भाषा नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन कुछ ऐसे एजम्पशन हैं जिसे हर अकाउंटेंट को एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम इन चीज़ों को ही फॉलो करना है। अब ऐसा क्यों करना है ये हम पढ़ चुके हैं, ताकि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन क्या है? ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसे हर अकाउंटेंट को अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम एज्यूम करके चलना है कि हमें यही यूज़ करना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने है स्क्रीन पे। These concepts are first a business entity concept, second a going concern concept, third a accounting period and so on। ये 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस हैं। हम एक एक करके आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर आर डिफरेंट टू ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन देना होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो अलग अलग है। अब आप कहेंगे ये कैसे? जो ओनर है उसने बिजनेस में पैसे लगाए, जब उसने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस उसका हुआ, तो बिजनेस और ओनर अलग कैसे हो सकते हैं? सही बात है, जब बिजनेस ओनर का है, ओनर ने उसमें पैसे लगाए हैं, तो बिजनेस और ओनर अलग कैसे हो सकते हैं? वो बिजनेस और ओनर इस कॉन्सेप्ट की वजह से अलग होते हैं। ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जो बिजनेस की आइडेंटिटी है वो ओनर की आइडेंटिटी से डिफरेंट है। अब वो कैसे? अगर हम किसी कंपनी, सपोज करिए कि अगर आपको किसी कंपनी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किए, आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग नहीं लगा, या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट से आपको कुछ दिक्कतें हुई, तो आप केस किस पे करेंगे? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें ये राइट होता है कि अगर हम किसी चीज़ से, किसी कंपनी के प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड हैं तो हम उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो आप उस प्रोडक्ट के यूज़ के लिए केस किस पे करेंगे? उस कंपनी पे केस करेंगे कि उसके ओनर पे केस करेंगे? एग्जैक्टली आप उस कंपनी पे केस करेंगे। सो जो केस फाइल होगा वो कंपनी के नाम से फाइल होगा। एंड इन बिजनेस स्टडीज यू रीड, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी भी एक पर्सन होती है। सो इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से द ओनर एंड द बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एक पॉइंट आता है जिस वजह से हम ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर हम क्यों माने? क्योंकि ओनर जो है वो बिजनेस से अलग है और ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओनर के कैपिटल को वो प्रॉफिट के साथ वापस करे। दैट्स वाई द ओनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ये समझ में आया? फर्स्ट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देन हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंट्स are prepared for the longer period of time, not for the short period, as the business is never ending process। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हमारा बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। बिजनेस इज दी नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस वजह से हम जो अकाउंट बनाएंगे वो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएंगे, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, दैट अकाउंट should be prepared for the longer period, not for the shorter period, as the business is never ending process। हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देन हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करें, हमें उस अकाउंट्स को हर 12 मंथ पे क्लोज करना है। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कि हमें अकाउंट्स लॉन्ग पीरियड के लिए बनाना है, तो हम हर 12 मंथ पे क्लोज क्यों करें? ऐसा इसलिए कि द पर्सन हु आर वर्किंग इन दैट बिजनेस मस्ट वर्क फॉर सम रिटर्न। हर आदमी कुछ काम करता है तो कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हम अकाउंट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस मान के चलेंगे तो हमें तो रिटर्न मिलेगा ही नहीं। वो अकाउंट्स पता नहीं कब क्लोज होगा, तब हमें प्रॉफिट पता चलेगा, तब हम कुछ अर्न करेंगे।
तो उस अर्निंग के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स को हर 12 मंथ के बेसिस पे क्लोज करना है। इतना समझ में आया? देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि ऑल द एसेट आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू एट विच दे आर परचेज्ड, नॉट एट द एक्चुअल मार्केट वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे कि हमें जो भी एसेट है उससे हमें उस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। हमें अपनी अकाउंटिंग बुक में, हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट को जिस वैल्यू पे परचेज किए हैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ना कि उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि वाइल प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स, हम अकाउंट्स बनाते टाइम खाली उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर करेंगे जिन चीज़ों को हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर चीज़ की दो यूनिट होती है, एक मॉनेटरी यूनिट, एक फिजिकल यूनिट। मॉनेटरी यूनिट वो यूनिट होती है जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल यूनिट यानी कि हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जो भी चीज़ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे दैट मस्ट बी ऑफ मॉनेटरी यूनिट, नॉट ऑफ फिजिकल यूनिट। इतना क्लियर है? यहां तक हमने खत्म किया अपना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ के क्या समझ में आता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल द रिकॉर्डेड एंट्री इन द अकाउंट्स मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हम जो भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हर उस एंट्री का हमारे पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए कि हम उस एंट्री को कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है, बिल, वाउचर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यानी कि हम उस एंट्री को सपोर्ट करने के लिए सम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअल में हुआ है, सम प्रूफ। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हम जो भी चीज़, जो भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, मस्ट हैव, दैट एंट्री मस्ट हैव सम source document, that is documentary proof. Okay, moving to our next concept, that is dual aspect concept. Very important concept, dual aspect concept. ये concept हमसे ये कहता है that every debit has equal and opposite credit. Short, बहुत ही छोटे में इसने बहुत सारी बातें कर दी। Every debit has equal and opposite credit. जितना भी हम डेबिट करेंगे, जितनी भी चीज़ें डेबिट होंगी उसका इक्वल क्रेडिट भी होंगी। जितनी के गुड्स हम खरीदेंगे उतने ही अमाउंट का कैश हमारे पास से जाएगा। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, बट एट द सेम टाइम फॉर परचेजिंग दैट गुड्स वी गिव सम कैश एंड दैट कैश इज गोइंग आउट, सो द कैश इज बीइंग क्रेडिटेड। तो जितने के गुड्स आए वो डेबिट हुए और उसी सेम अमाउंट का कैश क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करता है कि एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, and due to this concept a formula arises, that is asset is equals to liability plus capital. आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इस पूरे फॉर्मूले पे, that is accounting equation. उस चैप्टर में ये फॉर्मूले से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू of the business will be taken in the month it has been due, not in the month it has been received. Means इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस में कोई भी रेवेन्यू जो हम अर्न करेंगे उसे हम अपने अकाउंट्स में तब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हुई हो, जब वो पेमेंट के लिए ड्यू कर दी गई हो, ना कि जब वो रिसीव हुई हो। अब ड्यू और रिसीव में अंतर होता है। ड्यू मैं कर दूंगा आपकी पेमेंट 1 month बिफोर दी पेमेंट पेड। सपोज मुझे 100 रुपी मिलने वाला है किसी क्रेडिटर से, तो जिस दिन उसने मुझे कहा कि मैं आपको 100 रुपी दूंगा उसी दिन वो पेमेंट ड्यू हुई है। आफ्टर 1 month भले वो मुझे मिले, बट जिस दिन वो पेमेंट ड्यू हुई है उसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि रेवेन्यू बिजनेस का जो भी है वो हम बुक्स में उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो रेवेन्यू ड्यू हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन वो रेवेन्यू रिसीव हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है
इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि बिजनेस में हम जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जितना भी खर्च कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू के हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया मैचिंग कॉन्सेप्ट? तो ये 9 कॉन्सेप्ट हमारे खत्म होते हैं यहीं पे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस। हमने उसके अंदर 9 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। 9 के 9 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं? अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में एक भी डाउट है तो आप मैसेज करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक लैंग्वेज थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक एजम्पशन था जिसे एज्यूम करते हुए अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं जिसे हर अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती हैं? तो अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 होती हैं। कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ द टाइम्स दिस क्वेश्चन अराइजेस अपॉन द कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। देन थर्ड वन इज फुल डिस्क्लोजर एंड फोर्थ इज मटेरियलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या ये कन्वेंशन हमसे क्या कहता है। सो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सेज दैट द मेथड और पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट शुड बी सेम इन एवरी ईयर सो दैट अकाउंट्स आर कंपेरेबल। कंजर्वेटिज्म ऑफ कंसिस्टेंसी हमसे ये कहता है कि जो भी मेथड या फिर जो भी पॉलिसी हम अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, हमें आने वाले हर साल, आने वाले हर ईयर में सेम मेथड और सेम पॉलिसी ही यूज करनी है। अब ऐसा क्यों? आप खुद से सोचिए, जब आप किसी सेम मेथड से कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो फॉर द कंपेरेबिलिटी ऑफ योर अकाउंट्स देयर इज अ कन्वेंशन दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। तो ये कन्वेंशन हमसे क्या कहता है कि जो भी मेथड या जो भी पॉलिसी हम अडॉप्ट करें वो हर ईयर में सेम होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन पे बढ़ते हैं, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, और इसका दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। सो ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आप डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमसे एक छोटी सी बात कहता है, दैट ऑलवेज प्ले इन सेफ। अब आप कहोगे कि ये कौन सा रूल होता है प्ले इन सेफ? खेलना थोड़ी है, हमें अकाउंट्स बनानी है, हम इसमें क्यों खेलें सेफ, ये सब क्या है? तो इसकी एक बहुत ही डीप मीनिंग होती है। डीप मीनिंग क्या है? ध्यान से समझिए इस बात को। प्ले इन सेफ का मतलब क्या है? प्ले इन सेफ के जरिए हमें ये कहा जाता है कि हम अपने सारे पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करें अकाउंट्स में और सारे पॉसिबल प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दें, जिससे कि अगर हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला होगा तो हमने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला था तो हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, जिससे कि अब वो हमारा प्रॉफिट शो करेगा। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमसे क्या कहता है कि हमेशा हमें प्ले इन सेफ रहना है, यानी कि हमें सारे पॉसिबल लॉसेस, जितने भी पॉसिबल लॉस, जितने भी लॉसेस हो सकते हैं हमारे, हमें उसे रिकॉर्ड करना है, जिससे कि हम सेफ रहें, आने वाले फ्यूचर में हमारे अकाउंट्स लॉस में और ना जाएं। ठीक है, इसी कन्वेंशन की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ड्यू टू दिस कन्वेंशन ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और आगे चल के आपको एक चैप्टर मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि ये पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक is always calculated at the cost price और market price whichever is less। इसी कन्वेंशन की वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी लेस है। और एक और पॉइंट है कि प्रोविजन हम बनाते हैं इसी कन्वेंशन की वजह से। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं हमारे
हमारे कैपिटल में से। प्रोविजन एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं हमारे कैपिटल में से टू मीट द पॉसिबल लॉसेस विच मे अकर इन द ईयर्स और इन फ्यूचर। ठीक है, ये प्रोविजन होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हर अकाउंटेंट से ये कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स में कुछ भी हिडन नहीं रखना है, जो भी है जैसा भी है सब कुछ इनक्लोज कर देना है, बस ये कन्वेंशन हमसे यही कहता है। नाउ एट लास्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये कन्वेंशन जो है वो फुल डिस्क्लोजर का एकदम अपोजिट है, और फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट है का क्या मतलब है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमसे ये कहता है कि हमें अकाउंट्स में सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखानी है, शो करनी है जो कि मटेरियल हो। मटेरियल यानी कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, काम की बातें ही दिखानी है, हर चीज़ फालतू की चीज़ें नहीं दिखानी है। तो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी आपस में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फुल डिस्क्लोजर है, जो मटेरियलिटी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मटेरियलिटी है वो एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्स रहता है कि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हमें कुछ भी हिडन नहीं रखना है, जबकि मटेरियलिटी हमसे क्या कहती है कि हमें उन्हीं चीज़ को दिखाना है जो कि मटेरियल है, जो कि यूज़फुल है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप इन प्रिंसिपल को अच्छे से समझिए। अगर आपको इन प्रिंसिपल को समझने में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई हम देंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर योर अपकमिंग वीडियोस। आपको ये वीडियो, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।